अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी डिवाइसेस एंड जॉनरा। ये जो सब्जेक्ट है इसमें एक तो ये है कि मैंने आपके सामने कंटेंट्स डिस्कस किए हैं, यूनिवर्सिटी ने जो प्रोवाइड किए हैं, लेकिन ये है कि इसमें ना हम सारों को भी नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे आज के लेक्चर में हम कौन से वाला जो अपना टॉपिक है उसको कवर कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक है डेफिनेशंस ऑफ लिटरेरी जॉनरा डिवाइसेस, देयर सिग्निफिकेंस एंड टाइप्स। ठीक है, तो अभी आज आप लोग आज हैं 2024 के पेपर पे, क्योंकि जब भी कोई किताब पढ़ते हैं तो पहली चीज़ जो माइंड में आती है वो यही आती है कि सवाल कैसे आते होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 12 हैं, लॉन्ग क्वेश्चन उसी तरह से 5 हैं जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स के होते हैं, और लॉन्ग में से कोई से 3 आपने करने होते हैं। शॉर्ट आपको सारे करने पड़ते हैं, उनमें कोई चॉइस आपके लिए नहीं होती है, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि उन्होंने विजिबली और क्लियरली सामने विजिबल किया हुआ है कि 2 से 3 लाइन में आंसर हो, यानी कि इससे ज़्यादा आपने शॉर्ट क्वेश्चन को एक्सटेंड नहीं करना। बाद दफ़ा बच्चे अटैम्प्ट करने लगते हैं और वो इतना कुछ लिखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में कि वो लॉन्ग क्वेश्चन का भी टाइम अपना शॉर्ट में लगा देते हैं, अपना भी टाइम वेस्ट करते रहते हैं। और दूसरा ये होता है कि वो रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते हैं, फिर उनके माइंड में ये आता है पता नहीं हमारे नंबर कहाँ से कट गए हैं। ठीक है, तो ये हर पेपर के अंदर उन्होंने ये रिक्वायरमेंट दी होती है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो सबसे पहले देखें कोलिक्वलिज्म, मेलोड्रामा, उसके बाद बिल्डिंग रोमन के बारे में पूछा, ओनोमेटोपिया का पूछा हुआ है, पैराडॉक्स का पूछा हुआ है, पन का पूछा है, फ्लैशबैक का पूछा है, स्टायर और आयरनी का पूछा है, एजोनेंस का, एलिट्रेशन का, हमार्शिया का, मिरेकल और मोरालिटी प्लेस के फ़र्क का पूछा हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर देखें तो उन्होंने आपसे फिगर और स्पीच के बारे में पूछा हुआ है जो पोइट्री में यूज़ होते हैं, जिस तरह से सिमिली मेटाफर होते हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन में फ़िक्शन और नॉन फिक्शन जो जॉनरास हैं इनका फ़र्क पूछा हुआ है आपसे। और फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखें तो करैक्टरिस्टिक्स ड्रामा और पोइट्री की पूछी हैं जो इन दोनों को अलग कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें तो फोक टेल, फैंटेसी, फैबल, लेजेंड, मिथ, इन सब में क्या फ़र्क है ये पूछा। क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें तो उसमें ट्रेजिक हीरो के बारे में आपसे पूछा गया है, बताएं। उसके साथ साथ हमाशिया के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, साथ क्लाइमैक्स और कैथारसिस को भी डिस्कस करें, जो ट्रेजिडी में ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। और इसके साथ कहा गया कि हाउ अदर एलिमेंट्स लाइक डायलॉग, मोनोलॉग एंड प्लॉट, किस तरह से ये सारे एक ड्रामा के एलिमेंट्स हैं। उन्होंने पूछा है कि ये सारे एलिमेंट्स जो ड्रामा में होते हैं किस तरह से ये ड्रामेटिक स्ट्रक्चर के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं। तो अब हम चलते हैं ना टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तो अभी ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इनका आपने देख लिया है, इसी तरह से हम साथ साथ ना अपने शॉर्ट क्वेश्चन को वहाँ पर भी क्लियर करते जाएंगे। देखिए जी, मैंने जो आज का लेक्चर है ना इसमें डेटा इसी लिहाज से डाला है जितना कि आपका पहला टॉपिक है। तो पहले टॉपिक को देख लेते हैं। डेफिनेशन है लिटरेरी जॉनराज की, और डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, साथ ही लिटरेरी जॉनराज के सिग्निफिकेंस और टाइप्स पे बात करेंगे। जॉनरा क्या होता है, ये टाइप होती है लिटरेचर की। जिस तरह अभी आपने क्लास अटेंड की है ना, एक दो क्लासेस आपकी या जितनी भी आपकी क्लासेस हुई हैं उसमें आपने देखा होगा कुछ टीचर आपको नॉवल पढ़ा रहे हैं, कुछ टीचर आपको सिर्फ ड्रामा पढ़ाने आते हैं, कुछ टीचर हैं वो आपको सिर्फ पोइट्री पढ़ाने आते हैं, वो आपसे और कोई सब्जेक्ट डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उन सब के पास एक सब्जेक्ट जो है वो एक जॉनरा है, ठीक है, जिसको वो हैंडल कर रहे होते हैं, तो इसीलिए वो आपको वो वाला वर्क पढ़ाते हैं। अब देखें, आपके जो टीचर आपको ड्रामा पढ़ा रहे हैं वो लिटरेचर का कौन सा जॉनरा पढ़ा रहे हैं, ड्रामा पढ़ा रहे हैं। जो टीचर आपको पोइट्री पढ़ा रहे हैं वो लिटरेचर का कौन सा जॉनरा पढ़ा रहे हैं, वो आपको पोइट्री पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से फ़िक्शन वाले आपको फ़िक्शन पढ़ा रहे होते हैं। जॉनरा से मुराद होता है काइंड, किस्म, ठीक है। लिटरेचर जो है ये मेन आप समझ लें कि मेन हेडिंग है, ठीक है। अब लिटरेचर की कुछ टाइप्स आगे आ जाती हैं। जैसे उर्दू में आप पढ़ते हैं ना तो कुछ अफसाने होते हैं, कुछ गज़लें होती हैं, कुछ हमद की कैटेगरी आप देख लेते हैं, नज़में भी होती हैं उसमें। और आप ये देखते हैं कि वो फिर ना उसमें एग्ज़ाम आ जाती है ना, किताब के अंदर उन्होंने डिवीज़न भी की होती है। शॉर्ट स्टोरी, अफसाने वगैरह उन्होंने स्टार्ट में दिए होते हैं, गज़लें और नज़में वो इख्तिताम पर किताब के ले जाते हैं। इसी तरह से उर्दू अदब में जिस तरह से डिवीज़न हुई होती है, इंग्लिश में भी ऐसे ही चेंज होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में आप अभी जो पढ़ रहे होते हैं चीज़ें, उनमें से मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंट टीचर्स आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो लिटरेचर के जॉनरास ही होते हैं, ठीक है। अब जॉनरा से क्या होता है, अगर हमें इसका पता हो और ना पता हो तो क्या होता है। देखिए, जॉनरा जो है ना, अगर आपको पता हो तो आप काम को उसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो है ट्रेजेडी है ये तो सीरियस होती है, तो आप उसे सीरियस ही पढ़ेंगे, ठीक है।
اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی نے کامیڈی لکھی ہے تو آپ اس کو اس لحاظ سے پڑھیں گے، اگر کوئی رومانٹک ورک لکھا گیا اسے اس لحاظ سے دیکھیں گے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہے ناول ہے پرائڈ اینڈ پریجوڈس، تو اس کے اندر اگر ہم ٹون کی بات کریں تو کس قسم کی ٹون ہے اس میں مکس ٹونز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بیسیکلی وہ ایک ڈومیسٹک ناول ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ رومانٹک بھی ہے اور سیریس بھی ہے، دونوں مکسچر ہیں اس کے اندر۔ تو اگر ہم سب سے پہلے اس کا ژانرا دیکھ لیں، اس کی ٹائپ دیکھ لیں نا، تو پھر ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے کہ ڈومیسٹک ناول جو گھریلو زندگی پر مبنی ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کو سمجھنے میں، اس کو پڑھنے میں مزید جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو ژانرا ہوتے ہیں نا، ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس کو آپ دیکھتے ہیں۔ اس کی اہمیت سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک ورک جو ہے اس میں رائٹر آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے۔ رائٹر آپ سے یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کام کو سیریس لکھا ہے تو میرا ریڈر بھی اس کو سیریس ٹون میں ہی سمجھے، کیونکہ آپ اس کو اس کی ٹون میں سمجھیں گے تو تبھی آپ کو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ گائیڈز رائٹرز ان سٹائل اینڈ اسٹرکچر، ژانرا آپ کی ہیلپ کرتا ہے، آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ پوئٹری کا کیا سٹائل ہے، ناول کا کیا سٹائل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹرکچر کا بھی بتاتا ہے۔ جس طرح ناول کا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس میں 50,000 سے اوور جو ہے ورڈز ہوتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھتے ہیں وہ بلکی ہوتا ہے، شارٹ سٹوری چھوٹی ہوتی ہے لیکن ناول جو ہے وہ اس سے سائز میں بڑا ہوتا ہے۔ اب یہ جب چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا سٹائل تو ناول والا ہے، تو پھر ہم اسے ناول کہہ لیتے ہیں۔ لیکن اگر ناول آپ دیکھتے ہیں، ایک تو بڑا ناول ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے ناول، جس طرح مسٹر چپس ہے تو وہ آپ نے سیکنڈ ایئر میں پڑھا ہوگا، تو وہ ناویلا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہی ہوتا ہے نا، اسی وجہ سے ہم اس کو ناویلا کہتے ہیں۔ پھر آپ نے بٹن پڑھی تھی، وہ ایک شارٹ سٹوری تھی، وہ اسی وجہ سے شارٹ سٹوری تھی کیونکہ وہ بہت مختصر تھی، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ ناول پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کتنے موٹے موٹے اور بلکی ہیں، ان کی تعداد بھی جو ہے جو بتائی ایم فوسٹر نے، میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی، اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ناول، شارٹ سٹوری اور جو وہ ناویلا آپ نے پڑھا تھا اس میں کیا فرق تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ کو ژانرا کا پتہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کے سٹائل اور سٹرکچر کی بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کام کو انالائز بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، ایزیلی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ آپ کے پاس دیکھیں نا پوئٹری ہے نا، تو آپ کو پتہ ہوگا میں نے اس کا کرٹیکل انالیسس کرنا ہے اور کرٹیکل اپریسیشن لکھنی ہے، یا مجھے اس کی ایکسپلینیشن پتہ ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ ناول کو پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے، آپ اس کے کوسچنز کے حوالے سے دیکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے بیچ میں سے جو ہے نا وہ کوسچن میں نے تیار کرنے ہیں، لانگ کوسچن آنے ہیں، اور اس میں سے جو تھیمز ہیں، اس میں سے جو مین آئیڈیاز ہیں وہ ہمیں جو ہیں پوچھے جانے ہیں۔ تو وہاں پر یہ ہے کہ آپ لوگ رائمنگ سکیم تو نہیں دیکھنے بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ آپ کو انالیسس جہاں پر کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اسی طرح سے آپ کو ایک کام کو دوسرے سے کمپیئر کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جیسے فکشن کو شارٹ سٹوری سے اگر ہم فرق کر کے سمجھیں نا تو ہمیں آٹومیٹکلی سمجھ آ جاتی ہے کہ فکشن جو ہوتا ہے وہ بلکہ ہوتا ہے شارٹ سٹوری، شارٹ ہوتی ہے اسی لیے اسے شارٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ ژانرا کی ٹائپس اگر دیکھیں، جس طرح میں نے بھی آپ کے ساتھ اوپر بھی بات کی تھی کہ آپ مختلف ٹیچرز کے پاس مختلف سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو وہ لٹریچر کے مختلف ژانراز ہوتے ہیں۔ پوئٹری ہے، پوئٹری میں آپ دیکھتے ہیں کہ ورسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ چھوٹی ہوتی ہیں بنسبتاً دوسری لائنز کے، جن کو پیراگراف فارم میں لکھا جاتا ہے۔ جس طرح سے آپ شارٹ سٹوری میں دیکھیں تو ایک پیراگراف ہوتا ہے جس میں سینٹنسز آپ کے سامنے جو ہیں وہ ورس فارم میں نہیں ہوتے ہیں بلکہ لانگ ہوتے ہیں، اور جو ورس ہے اس سے مراد ہے شعر، ٹھیک ہے، جس طرح سے شعر لکھے جاتے ہیں۔ تو شاعری جو ہے اس کی آپ کو پتہ ہے اس کے جو بند ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے چھوٹی چھوٹی لائنز ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے اس میں قافیہ ردیف ہوتے ہیں، رائمنگ سکیم ہوتی ہے۔ ڈرامہ کی اگر بات کریں تو ڈرامہ جو ہے نا یہ اسٹیج پہ پرفارم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پرفارمنس کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح شیکسپیئر کے ورک ہیں تو وہ پرفارم کیے جاتے تھے، اور شیکسپیئر کے کاموں کو بھی پذیرائی تبھی ملی تھی جب وہ پرفارم ہونے لگے تھے، اس سے پہلے تو یہ اتنا جانا پہچانا بھی نہیں جاتا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد جی فکشن کی اگر ہم بات کریں تو فکشن کیا ہیں، یہ امیجنیٹو سٹوریز ہیں جیسے کہ ناول اور شارٹ سٹوریز ہیں۔ فکشن اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں فیری ٹیلز آ جائیں گی، خیالی کہانیاں آ جائیں گی جو ریالٹی بیسڈ نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ نان فکشن جو ہے ایکچوئل ورک آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح فکشن میں آپ شارٹ سٹوری دیکھ لیں تو وہ آپ نے گفٹ آف میجائے پڑھا ہوگا فرسٹ ایئر میں،
تو وہ آپ کے سامنے امیجنیٹیو اسٹوری آ جاتی ہے۔ نان فکشن کی اگر بات کریں تو یہ بالکل حقیقت پر بیس کرتے ہیں، جس کے اندر فکشنل ایلیمنٹ نہیں آ سکتے ہیں۔ جس طرح آپ رائٹر کی بایوگرافیز دیکھ رہے ہوتے ہو تو وہ بالکل اوریجنل ان کے سوانح عمری کو لکھا ہوتا ہے نا۔ ایسیز آپ دیکھتے ہو، جیسے سوشل میڈیا کا ایسے ہے، ٹھیک ہے، تو سوشل میڈیا کا جو ایسے ہے اس کے اوپر کیا ہوگا، اس میں سے آپ کے ساتھ وہ کوئی خیالی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے کے اندر بالکل آپ کو پتہ ہے نا، ڈے ٹو ڈے ریئل ایونٹس کو، ریئل باتوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد رپورٹس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی اوریجنل ہوتی ہیں بالکل۔ پروز کو اگر ہم دیکھیں تو جسے نثر بھی کہتے ہیں، اب یہ ایک آرڈنری رائٹنگ ہوتی ہے، اسپوکن لینگویج ہوتی ہے، اس میں کوئی ورڈس فارم نہیں ہوتی ہے۔ خاص طور پر آپ نیوز پیپر پڑھتے ہو نا، تو نیوز پیپر کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ پروز سے ملتی جلتی ہوتی ہے، کوئی رائمنگ اسکیم وغیرہ نہیں ہے۔ لٹریری ڈیوائسز کی اگر بات کریں تو یہ وہ تکنیکس اور ٹولز ہوتے ہیں جو رائٹر اپنی رائٹنگ کے اندر یوز کرتا ہے تاکہ اپنی رائٹنگ کو زیادہ اٹریکٹیو بنا سکے، زیادہ اس کو جاندار، پاورفل بنا سکے، زیادہ ایموشنل بنا سکے، اور سمجھنے والے کو میننگ جو ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے پہنچا سکے، ٹھیک ہے۔ اور جب لٹریری ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں، لٹریری ڈیوائسز میں اگر اگزامپل میں دینا تو اس میں آپ سمجھیں گے جو میٹافر اور سیملیز وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب جس کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں تشبیہ اور استعارہ۔ اب یہ کیسے پاورفل، ایموشنل اور میننگ فل بناتے ہیں، یہ بھی میں ڈسکس کروں گی۔ سب سے پہلے اس کی اہمیت دیکھ لیتے ہیں کہ کام کو خوبصورت بناتے ہیں اور آپ کی لینگویج کو دفع دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دفع اسی طرح سے دیتے ہیں نا کہ جب آپ سمبولکلی کسی ورڈ کو یوز کرتے ہیں تو پھر وہ وہاں پر علامتی جو لفظ ہوتا ہے نا شاعر کا، اس سے زیادہ گہرائی میں جا کر دیکھا جاتا ہے، اس سے ڈھونڈا جاتا ہے کہ یہاں پر اس سے کیا سمبل ہے۔ جس طرح سے اگر جو ہے ڈارکنیس کی سمبل آ رہی ہے تو اس سے مراد جو ہوگا وہ یا تو اگنورینس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوگا، یا پھر زندگی کے کوئی ڈارک اسپیکٹ ہے، مایوسی ہے، اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوگا۔ تو اس طرح سے پھر یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لینگویج کے اندر کوئی میننگ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں اور اس کی گہرائی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لٹریری ڈیوائسز ہوتی ہیں نا، یہ ایموشنز کو بھی سمجھنے میں مدد دیتی ہیں کہ رائٹر کے مصنفہ کے ایموشنز کس طرح کے ہیں۔ اکثر جو رائٹرز ہوتے ہیں وہ اپنی جو امیجز یوز کرتے ہیں وہ، یا ہم کہہ سکتے ہیں اپنی ڈیوائسز یوز کرتے ہیں نا سمبولزم کے لیے، تو وہ وہاں پر ایسی ڈیوائسز یوز کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں کچھ ایموشنز جو ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں۔ جس طرح سے نا ہم یہ ٹیل آف ٹو سٹیز پڑھیں گے نا تو اس میں گیلوٹائن کی کو اس نے جو ہے یوز کیا ہے، یہ وائلنس کو دکھانے کے لیے ہی ہے نا۔ وہ میڈم ڈیفورج ہیں، وہ نیٹنگ کر رہی ہیں، وہ کس چیز کو دکھانے کے لیے ہے؟ وہ اس چیز کو دکھانے کے لیے کہ یہ جو ریولیوشنریز تھے ان کے اندر اتنا اسپرٹ تھا، کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھتے تھے، دن رات کچھ نہ کچھ کرنے میں لگے ہی رہتے تھے۔ اور وہ جب بھی ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتی تھی میں شراؤڈ نیٹ کر رہی ہوں، تو وہ اصل میں کفن جو تھیں وہ بنتی رہتی تھیں، ان کا یہ کہنا تھا۔ تو وہ کفن کن کے تھے؟ وہ جو آنے والے لوگ تھے ان کے۔ پھر اس میں ہم لوسی مینٹ کو دیکھتے ہیں، اسے قدموں کی چاپ کی ایک چیپٹر میں بتاتے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، تو وہ اس کی زندگی میں آنے والے چینجز ہیں۔ اب امیجز کو اگر ہم دیکھتے ہیں رائٹر نے کس طرح کی یوز کی ہیں تو ہمیں رائٹر کو بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور وہ اسے ہمیں کس قسم کے ایموشن دینا چاہ رہا ہے۔ وہ ہمیں سسپینس کریٹ کرنا چاہ رہا ہے، کوئی آنے والی خوفناک چیز کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہے، یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ آتی ہے پھر اس سے۔ میک رائٹنگ میموریبل اینڈ انگیجنگ، جب آپ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں نا اپنے ورک کے اندر، کہانی کے اندر، تو آپ کو اس کی رائٹنگ جو ہوتی ہے وہ ساری زندگی کے لیے یاد رہ جاتی ہے۔ سپورٹ دا تھیم اینڈ ٹون آف اے ورک، اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو سبق کا جو اس نے اپنا کام لکھا ہے اس کا آپ کو مین آئیڈیا بھی سمجھ آتا ہے، اور اس کے ساتھ رائٹر کی ٹون بھی سمجھ آتی ہے۔ جس طرح سے ہم وہاں پر اگر بات کریں تو بہت گریم اور انٹینس قسم کی ٹون ہے، جس کے اندر اس نے جو ہے یہ ہمارے سامنے سمبل گیلوٹائن کی یوز کی ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں یہاں پر کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رائٹنگ کو پاورفل، ایموشنل اور میننگ فل بناتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو شیکسپیئر کی ایک نظم ہے جس میں آل دا ورلڈ از اے اسٹیج، تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ دنیا ایک اسٹیج کی مانند ہے، مرد اور عورتیں یہاں پر کیا ہیں، صرف ایک ایکٹر ہیں، وہ صرف پرفارمنس کے لیے آئے ہیں۔ اب دیکھیں اگر ہم ویسے کسی چیز کو پڑھیں تو ہمیں شاید اتنے اچھے طریقے سے اس کی سمجھنا ہے جتنی ہمیں شیکسپیئر کی اس پوئم سے سمجھ آتی ہے کہ دنیا ایک
स्टेज की मानींद है। अब स्टेज से हम देखें तो स्टेज पे क्या होता है, एक्टर आते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, उसके बाद उन्होंने स्टेज से उतरना है कि सारी ज़िंदगी तो स्टेज पे नहीं ना रहेंगे वो। इसी तरह से वो ये बताना चाह रहा है कि इंसान जो हैं वो ज़िंदगी में आते हैं, वो बिल्कुल एक जो है वो ड्रामाटिस्ट की तरह है, एक परफॉर्मर की तरह है, और असल में आप कह दें एक एक्ट करने वाले बंदे की तरह है, जो यहाँ पर टेम्परेरी जो है एक्शन के लिए आए हैं, इसके बाद हमें यहाँ से जाना है, यानी कि दुनिया हमारा जो है वो परमानेंट ठिकाना नहीं है। अब जब हम ये चीज़ पढ़ते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर ये यही बताना चाह रहा है कि इंसान जो है वो बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह एक्टर स्टेज पर थोड़ी देर के लिए आते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, चले जाते हैं, इसी तरह ज़िंदगी में हमारा किरदार भी जो है वो मुख्तसर है। अब इससे क्या होगा, हमें उसका काम सारी ज़िंदगी याद रहेगा। इससे क्या होगा, हमें उसके काम की थीम की भी समझ आ गई है कि वो बताना चाह रहा है कि ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। इससे क्या होगा कि हमें उसके इमोशंस की भी समझ आ जाएगी कि इस वक्त उसके इमोशंस क्या हैं। उसके इमोशंस ये हैं कि वो जो है इस बात के लिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम अगर उसके इमोशंस की तरफ देखें तो हमें ये समझ आता है कि वो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर इंटेंस है कि इंसान जो है उसकी ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तसर है, और इंसान जो है वो यहाँ पर कुछ देर के लिए कुछ स्टेजेस हैं जिनको क्रॉस करने के लिए आया है। इसके अलावा अगर हम उसकी पोइम को पढ़ें तो इस हमें पोइम जो है ना बड़ी दिलचस्प लगेगी, और उसकी लैंग्वेज में एक इंटेंसिटी नज़र आएगी, एक डेप्थ नज़र आएगा, और इमोशंस को भी हमने उसकी इसी तरह से समझा, उसका काम पावरफुल भी हो गया। देखिए अगर वो सिर्फ ये बता देता कि दुनिया आर्जी है, ये है जी, इसके अंदर आपको बड़ा थोड़ी देर के लिए रहना और चले जाना, तो वो शायद हमें इतनी इंटरेस्टिंग ना लगती। लेकिन जब उसने दुनिया के बारे में ये कहा कि ये एक स्टेज की तरह है, तो फिर हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, हमने गहराई में सोचा कि स्टेज से इसने क्यों दुनिया को जो है ना मेटाफोरिकली जोड़ा है। तो फिर हम ये देखते हैं कि स्टेज के ऊपर क्या करते हैं एक्टर, थोड़ी देर के लिए आते हैं, परफॉर्मेंस करके चले जाते हैं, फिर हम कहते हैं वो अच्छा ये बात इसने पहुंचाने की कोशिश की है। अब इससे क्या होगा, हमें उसके मानी की भी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी है, इमोशनली भी हमें उसके इमोशंस की समझ आएगी है कि वो किस किस्म की इमोशनल कंडीशन में है इस वक्त। उसके साथ साथ ये है कि हमें ये वर्क जो है वो सारा याद रहता है जब हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। चलिए लेक्चर थोड़ा सा लंबा ना हो जाए, हम इसकी टाइप्स पर चलते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की। सबसे पहले एलिट्रेशन है। जब भी देखेंगे आपके सामने जो है पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जब इनिशियल जो वर्ड होते हैं ना, अगर वो कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट आपको पता है A E I O U के अलावा जो वर्ड होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, जब उनकी रिपीटेशन जैसे इसमें एस की रिपीटेशन है तो वो आपके सामने एलिट्रेशन आती है। एजोनेंस क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड, यानी कि जो कॉन्सोनेंट के अलावा जब साउंड की रिपीटेशन आती है तो उनको एजोनेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो आई की रिपीटेशन हमारे सामने आ रही है ना। उसके बाद एनोमाटोपिया को अगर देखें कि वो वर्ड्स हैं जिनमें असल में ना इन्होंने लिखा हुआ वर्ड्स दैट इमिटेट साउंड। इसको आप इस तरह से समझें कि जो जो आवाज़ नहीं होती है उसी आवाज़ को ही उसका नाम बनाना, ठीक है। यानी कि जो उसे जिस तरह की आवाज़ हो उसी तरह का उस चीज़ का नाम बना देना। We can say that words invented some sound and like the sound we can give them some names. जिस तरह से मक्खी जो है ना वो बिन बनाहट की उसकी एक आवाज़ होती है, बज़ बज़ की आवाज़ होती है, उर्दू में उसे हम बिन बनाहट कहते हैं। तो अब वो जो उसमें बज़ की आवाज़ है उसको ना सिर्फ वो आवाज़ है बल्कि हमने उसका नाम भी बज़ ही रख दिया। इसी तरह से घंटी की आवाज़ बैंग की आती है, हमने सिर्फ उसकी आवाज़ को नहीं देखा बल्कि उसकी आवाज़ की तरह का उसका नाम रख दिया। हिस जो है ये घास के अंदर सरसराहट की आवाज़ है, ठीक है। तो हिस साउंड जो होती है वो घास में आती है, तो साउंड की जैसी आवाज़ निकल रही थी वैसा हमने उसका नाम रख दिया। फिगरेटिव डिवाइसेस अगर हम देखें तो फिगर ऑफ स्पीच, इसमें सिमिली है। अगर किसी भी जुमले के अंदर लाइक लगा होता है तो वो सिमिली होता है, ठीक है। जिस तरह मैं कहती हूँ कि एक माँ है जिसने कहा मेरा बेटा चांद की तरह है, की तरह है, माई सन इज़ लाइक मून, ठीक है। तो अब जो लाइक लगाया है ना उसके अलावा एज भी लगता है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर लगा हुआ है एज ब्रेव एज अ लाइन। तो जब आप दो चीज़ों को आपस में जोड़ रहे होते हैं, उनमें कंपैरिजन कर रहे होते हैं, उन्हें मिला रहे होते हैं, एज लगा के लाइक लगा के फिर सिमिली को पहचानना आसान है, लाइक लगाओ या एज लगाओ। मेटाफर क्या होती है, ये भी कंपैरिजन ही है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है बगैर लाइक और एज लगाए, ठीक है। जिस तरह वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, अब यहाँ पर लाइक और एज नहीं लगा हुआ, दुनिया को स्टेज की तरह का कहा है उसने। पर्सोनिफिकेशन क्या है, इंसानों की क्वालिटीज़ जो होती हैं वो आप जब
बेजान चीज़ों को देते हैं तो आप पर्सोनिफिकेशन यूज़ करते हैं। जिस तरह से लिखा हुआ है द वाइंड विस्पर, ठीक है, हवा जो है वो विस्परिंग कर रही है। विस्पर करना तो इंसान की क्वालिटी है, लेकिन हवा को ये दे दी गई। हाइपरबोल की अगर बात करें, एग्जैजरेशन है। मैं आपको कहती हूँ मैंने तुम्हें ये बात 1 मिलियन मरतबा समझाई है, ठीक है, हालांकि मैं 1 मिलियन मरतबा समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ। तो फिर जब मैं जो होंगी, आप ये कह लें कि एक नॉर्मल रूटीन से हट के बात करूँगी जिसमें मुबालगा राय बहुत ज़्यादा होगी, उसे एग्जैजरेशन कहते हैं। सिंबलिज़म की अगर बात करें, सिंबल जो होती है ना, ये आपको मैंने पहले भी ऊपर डिस्कस किया है, ये कोई ना कोई आइडिया देने के लिए होती है। जैसे अगर आप देखें कि स्नो की सिंबल लिटरेचर में अक्सर यूज़ की जाती है। लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज द चेरी नाउ आपने पढ़ा होगा, तो उसमें वो ना सिंबल यूज़ करता है स्नो की। और ये इससे होता है ना ज़िंदगी के इख्तिताम को, क्योंकि वो जब स्नो पड़ती है तो क्या होता है कि वो लाइफ की रूटीन जो होती है वो रुक जाती है। तो वो जब भी स्नो लिटरेचर में यूज़ की जाती है, वो तो वो ज़िंदगी जो होती है ना उसको फ्रीज़ होना, उसका रुकना, या मौत को आप कह लेंगे सिम्बलाइज़ कर रही होती है। तो सिम्बलिज़म भी बड़ा गहरा मानी दे रही होती है। जिस तरह से ये जो डव है, फाख्ता है, ये जब भी कहीं पर यूज़ की जाती है तो ये वाइट कलर है और ये पीस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। उसके बाद है स्ट्रक्चर और नैरेटिव डिवाइसेस। स्ट्रक्चर और नैरेटिव डिवाइसेस की अगर हम बात करें, तो स्ट्रक्चरल और नैरेटिव डिवाइसेस की, तो उसमें फोर शेडोइंग है। फोर शेडोइंग होता है कि जो फ्यूचर में आपके पास चीज़ आनी है वो आपको नावल में या ड्रामा में पहले से बता दी जाए, ठीक है। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया ऊपर के लूसी मैनर जो है, पाँवों की आवाज़ आती है, कदमों की आवाज़ आती है, तो वो कदम जो है वो आगे ज़िंदगी में जो आगे उस अगले हम देखते हैं आगे जो रेवोल्यूशनरीज़ का इसके स्टेप्स हैं वो हैं असल में, कि वो उसकी ज़िंदगी में काफ़ी जो है वो डिस्टर्बेंस आने वाली है और काफ़ी लोग जो हैं उसकी ज़िंदगी में चेंज लाने वाले हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि खाली ना सिर्फ रेवोल्यूशनरी चेंज आता है वहाँ पर, वो कदम ना सिर्फ रेवोल्यूशनरीज़ के चेंज को सिंबलाइज़ करते हैं, बल्कि वो जो आगे सिडनी कार्टन है उसकी ज़िंदगी में जो है एक डिफरेंट हम कह सकते हैं कि एक डिफरेंट किस्म की उम्मीद लानी है, वो उसको भी सिंबलाइज कर सकते हैं। तो यानी कि पहले ही कुछ ऐसी चीज़ दिखा देना अलामती तौर पर जो कि अभी नहीं है लेकिन आगे जाके नहीं है। फ्यूचर के बारे में पीछे ही कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर देना कि हमें फ्यूचर का पता चल जाए। फ्लैशबैक क्या होता है? जब माजी में चले जाते हैं। फ्लैशबैक की जो टेक्निक अगर हम गए ना, तो मिस्टर चिप्स आप पढ़ के आए, उसमें बहुत ज़्यादा थी। बार बार वो अपने माजी में चला जाता था, याद करता था कि कैथरीन कैसी थी, वो कैसे जो है वो उसमें हम कह सकते हैं कॉरिडोर में चला करती थी, स्टूडेंट्स को कैसे इंस्ट्रक्ट करती थी। आयरनी की अगर बात करें तो इसमें जो है कंट्रास्ट होता है अपीयरेंस और रियलिटी में, उसे आयरनी कहते हैं। आयरनी के हमने भी नावल के अंदर टाइप्स डिस्कस भी की हैं, कितनी होती हैं। उसके अलावा ये है कि इमेजरी यूज़ होती है। इमेजरी क्या है? डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट अपील्स टू द सेंसेस, जो हमारी सेंसेस को जो है चीज़ अपील करती है उसे हम इमेजरी कहते हैं। जिस तरह से कोई खाने की बात हो रही हो तो हमें उसका जो है वहाँ पर टेस्ट फील होता है, ये इस तरह की चीज़ है। जिस तरह से कहा गया हो कि वहाँ पर बहुत जो है ना रस भरे जो है फ्रूट्स पड़े हुए हैं गोपलियन मार्केट में, जिस तरह से बताया जाता है। तो वहाँ पर अगर रस भरे की बात होगी तो वो फ़ौरन से हमारे मुंह के अंदर उसका टेस्ट आ जाएगा। तो ये इमेजरीज़ हैं जो हमारे सेंसेस को अपील करती हैं। एलिगरी की अगर बात करें, एक स्टोरी होती है जो एक मोरल और पॉलिटिकल मीनिंग लेके आती है। एनिमल फॉर्म इसमें आता है, ठीक है, ये नॉवल है। उसके अलावा अब हम इसको शॉर्टली अगर देखें तो योंडा क्या है? लिटरेचर की एक टाइप को कहते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस क्या हैं जो राइटर अपने सबक के अंदर यूज़ करता है ताकि अपने सबक को जो अपना जो वर्क लिखा हुआ है उसके मानी को बढ़ाए और पढ़ने वालों को अच्छी समझ आए। तो इससे क्या होता है, इससे आपको ना सिर्फ किताब को अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है बल्कि आप उसको क्रिटिकली अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी उसकी कर सकते हैं, क्रिटिकली एवेलुएट उसे कर सकते हैं, आप उसका एक अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि आप सिर्फ उसका एक अच्छा एनालिसिस नहीं करते हैं बल्कि जब आपको उसकी समझ आती है तो आप राइटर को ट्रूली अप्रिशिएट भी कर सकते हैं कि उसने काम किस तरह का लिखा है। अदरवाइज़ तो फिर वो आपको समझ ही नहीं आएगा, आप यही कहेंगे कि ये पता नहीं है इसने कहाँ से और क्यों लिख दिया, ये काम तो इसे लिखना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। तो आप जब चीज़ों को समझती हैं तो फिर ही आप उनको अप्रिसिएशन दे सकते हैं ना। तो ये जो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी वो इसीलिए सब पढ़ाई जाएंगी कि आप किसी काम को अंडरस्टैंड करें और अंडरस्टैंड करने के बाद आप उसकी उनको अप्रिसिएट कर सकें, उसके ट्रू मीनिंग को, उसकी एसेंस को समझ सकें। आज का लेक्चर यहाँ पे ही एंड होता है।
اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی رائے سے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر کچھ بہتری کی ضرورت ہے تو اس کے حوالے سے بھی مجھے گائیڈ کیجیے گا۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔